बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करें। हमारी उस संपत्ति में हमारे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी न जाने कितने रिश्तेदारों का हिस्सा है। अब उस प्रॉपर्टी में मैं अपना हिस्सा कैसे निकालूं? आपको पता है प्रॉपर्टी के झगड़ों में लोगों की जिंदगियां निकल जाती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट हम कोई नहीं उठा पाते। तो क्यों ना हम वो तरीके जाने जिससे हम अपना हिस्सा कायम कर लें, पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना जान लें। तो हमने सोचा आज हम आपके लिए बनाते हैं एक खास वीडियो जहां हम उन 4 बातों को या 4 तरीकों को जानेंगे जिसके थ्रू आप अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए क्योंकि इससे थोड़ा भला हमारा भी हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज़्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वो 4 तरीके जिसके थ्रू आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा सकते हैं। लेकिन उन 4 तरीकों को जानने से पहले हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होती क्या है। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी होती है 2 तरह की, एक होती है एंसेस्ट्रल और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित भूमि। इसका मतलब आदमी अपने जीवन काल में जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वकालत कर रहा हूं और अगर उससे कुछ पैसा कमा रहा हूं और उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी और उसमें किसी का भी हक नहीं होगा, बिकॉज वो मेरे नाम पे भूमि दर्ज है। अब एक और सवाल उठता है कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी किसी से वसीयत में मिली, फॉर एग्जांपल मेरे पापा मेरे से बहुत खुश हैं और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते हैं, तो क्या वो एंसेस्ट्रल में रहेगी या सेल्फ एक्वायर्ड रहेगी? तो वो मैं आपको यहाँ डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी विल में किसी फोरफादर से, फादर ग्रैंडफादर से मिलती है तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अगर आप किसी को विल में देते हैं तो वो विल में जाने से अगले की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो जाती है। जैसे विल में सेल्फ एक्वायर्ड होती है, उसी तरह अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट में दे दे, कोई आपसे खुश होके आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड से रजिस्टर करवा के आपके नाम कर दे, तो भी वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी। यानी आपके जीवन काल में खरीदी गई कोई भी भूमि या फिर आपको गिफ्ट या विल से कहीं से भी कोई प्रॉपर्टी मिले तो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हक होता है। बस हाँ, आप चाहें तो उसको कैसे भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहें तो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या आप चाहें तो विल लिख के जा सकते हैं, या फिर आप चाहें उसको जैसा बंटवारा करना चाहे कर सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जिसपे 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियां चलती आई हो, यानी मैं, मेरे फादर, मेरे दादा, उनसे भी ऊपर से जो यानी जो परदादा से जो प्रॉपर्टी आई है उसमें मेरा हक बनेगा। उसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी में आपका हक नहीं बनेगा। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियों से चलने वाली आने वाली संपत्तियां। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसी के अंदर आपका पार्टीशन हो पाएगा क्योंकि उसी के अंदर आपका हक बनता है, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म ये कहता है कि जन्म से आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। अब यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पोता जन्मा है तो उसका भी क्या हक बनेगा, नहीं बनेगा। अगर जो परदादाजी हैं या जो दादाजी हैं, जो 3 पीढ़ियां जहाँ शुरू हो रही है, अगर उनकी डेथ के टाइम पे अगर आपके पोते या जो भी पड़पोता है उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसका हक नहीं बनेगा। वो जीवित थे यानी 3 पीढ़ियां जीवित थी तो ही उसका हक बनेगा। तो ये डाउट हम क्लियर कर ले। तो हमें पहले तो ये क्लियर हो गया कि एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड क्या होता है और सिर्फ पार्टीशन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही होता है। अब हम जानते हैं कि पार्टीशन कराना क्यों जरूरी है और पार्टीशन करने से होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला एंसेस्ट्रल में सबका हक है, यानी उस परिवार के जितने भी लोग हैं उसमें उन सबका हक होता है। अब उस हक में आपको अपना हक स्पेसिफाई कराना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल को एक शेयर अलॉट कर दे, इसलिए हम पार्टीशन करवाते हैं ताकि हर आदमी के नाम पे अपना अपना हिस्सा दर्ज हो जाए। इसलिए इसको कराने का मुख्य उद्देश्य होता है ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट ना हो और आप अपना हिस्सा लेके इफ यू वांट टू लीव, अगर आप वहां से निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। इसलिए पार्टीशन कराया जाता है। अब हम बात करते हैं उन 4 तरीकों की, और जब हम 4 तरीकों की बात करेंगे तो हर एक के प्लस और माइनस डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक ऐसा स्टेप बताऊंगा जिससे अपने आप लाखों रुपए की स्टैंप ड्यूटी बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस इंडिया में, उसे कहते हैं पार्टीशन डीड को बनाना। पार्टीशन डीड तब बनती है जब आपके सारे भाई
बंधुओं में सहमति हो। अगर आपको लगता है कि भाई अब हम सब भाई बंधुओं में सहमति है तो एक काम करते हैं, आपस में बैठ के एक पार्टीशन डीड लिख देते हैं और जहां पे हम अपना सबका एक हिस्सा स्पेसिफाई कर देते हैं कि आज से आपका ये हिस्सा और आपका ये हिस्सा। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आजकल, क्योंकि जितना हमने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स देखे हैं सहमति बनती भी नहीं है। लेकिन अगर सहमति बन रही है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप पार्टीशन डीड बना लें। पार्टीशन डीड में अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब वो डीड ड्राफ्ट करें तो आप प्रॉपर सबका नाम लिखें, वंशावली को पूरा मेंशन करें, हर उस इंसान का हिस्सा तय करें जो उस प्रॉपर्टी के हकदार है। अदरवाइज अगर एक भी अगर आपने हिस्सा किसी को देने से रोक दिया या नहीं दिया, फ्यूचर में उसने लिटिगेशन डाल दी, तो पूरी की पूरी पार्टीशन डीड पे आपको स्टे लग जाएगा। इसलिए जिन जिन का हिस्सा बनता है, अब हिस्सा कैसे बनता है उसके लिए आपको हिंदू लॉ देखना पड़ेगा, जहां पे क्लास 1 क्लास 2 हेयर्स के होते हैं। उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, अगर आप हमें कमेंट में जाके बताएंगे। तो खैर, अगर आपका हिस्सा सबका तय है तो आप एक पार्टीशन डीड बनाएं और उस पार्टीशन डीड में सब कुछ लिख दीजिए कि आज से ये XYZ हिस्सा जो है वो इन ABC लोगों का होगा। अब कुछ टेक्निकल बातें, जब भी आप पार्टीशन डीड को साइन कराएं तो हर पेज पे जितने भी मेंबर्स हैं उनके साइन कराएं और उनका थंब इंप्रेशन लें, क्योंकि अगर आपने ये करवाया तो फ्यूचर में जाके वो लोग कभी भी नहीं पलट सकते, क्योंकि एक लॉ ऑफ स्टॉपर लगता है जो ये कहता है कि एक बार अगर आपने किसी पे थंब इंप्रेशन दिया है इसका मतलब अब आप उससे पलट नहीं सकते। इसके साथ साथ आपको एक और क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पुरानी जो संपत्तियां होती है, वो बड़ी, आपने देखा होगा कि इस तरह की भूमि होती है जिसमें थोड़ा कॉमन हिस्सा ज्यादा होता है, या जो बसाली है साल जो हम कहते हैं हमारे पुराने जमाने में, या कॉमन एरिया आ रहा है, या कोई सीढ़ियां ऐसी आ रही है जिसमें कॉमन हिस्सा है, तो वहां डिस्प्यूट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी पार्टीशन डीड बनाएं तो उसके साथ एक नक्शा जरूर अटैच कराएं, नक्शा आपकी प्रॉपर्टी का, ताकि इससे प्रॉपर्ली स्पेसिफाई हो जाए, डिमार्केट हो जाए कि कौन सा किसका हिस्सा है, और इससे फ्यूचर में डिस्प्यूट रखेंगे। और जब आप किसी का हिस्सा मार्क कर रहे हैं तो एक और टिप मैं आपको दूंगा कि आप हमेशा वहां पे कलर यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल, ब्लू कलर से एक्स पार्ट कर दिया, ग्रीन से ये कर दिया, और जो कॉमन पैसेज आ रहा है तो वहां पे ये बहुत काम आने वाला है। बिकॉज अगर आपने सपोज कॉमन पैसेज है, अगर रास्ता है और आपने वहां आधा ब्लू कर दिया और आधा ग्रीन कर दिया, तो समझ जाएंगे कि ब्लू वाला एक्स का है और ग्रीन वाला वाई का है, फॉर एग्जांपल। तो जितना आप कलर स्पेसिफाई करेंगे, जितना आप क्लैरिटी रखेंगे, उतने आपके डिस्प्यूट कम आने के चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। देखिए, सबसे बढ़िया बात इस पार्टीशन डीड की ये होती है कि अगर आपने पार्टीशन डीड को रजिस्टर करा दिया तो इसका मतलब आपके फ्यूचर के डिस्प्यूट काफी हद तक रुक जाएंगे, आपको बैंक का लोन आसानी से मिलेगा, आप अपना हिस्सा स्पेसिफाई आराम से कराते हैं कोर्ट में जाके, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज ये प्रॉपर एक रजिस्टर्ड वैल्यू डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अगर आप कॉन्स की बात करें, यानी एक माइनस पॉइंट की बात करें, तो माइनस पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टैम्प ड्यूटी की, बिकॉज गवर्नमेंट को एक हैवी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है आपको। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की डीएलसी रेट कितनी है, और आपकी स्टेट में तो कुछ परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब अगर आपकी पैतृक संपत्ति की डीएलसी रेट करोड़ों में है तो इतनी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो ये हमेशा चिंता का विषय रहता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये तो था तरीका जहां आपकी आपस में सहमति थी। अब अगर सहमति नहीं है, सपोज आपके चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, अगर कोई भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे पार्टीशन डीड तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको ये हिस्सा चाहिए जिसके लिए आप राजी नहीं है, तो उसके लिए आपको अपने शहर की सिविल कोर्ट के अंदर पार्टीशन का दावा डालना पड़ेगा। जी हाँ, सूट फॉर पार्टीशन डाल के आपको अपना हिस्सा स्पेसिफाई कराना पड़ेगा ताकि आपको अपना हक मिले। अब ये सूट फॉर पार्टीशन कैसे फाइल करना है, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट में जाके बताएं कि कैसे हम ये बताएं आपको कि सूट फॉर पार्टीशन में क्या क्या करना चाहिए। इफ यू वांट वी कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। तो हम उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो अलग लंबा सब्जेक्ट है। खैर, अगर शॉर्ट में मैं बोलूं, अगर आपके कोई आनाकानी कर रहा है, आपको उसमें अपना हिस्सा चाहिए, तो सूट फॉर पार्टीशन डालिए, कोर्ट आपका हिस्सा आपको दिलाएगा। अब हम आते हैं एक स्टेप और आगे और बात करते हैं थर्ड तरीके की, कि आनाकानी तो नहीं हो रही आपस में, लेकिन हम स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देना चाहते, तो एक और सेटलमेंट का तरीका होता है, वो कहते हैं ऑरल सेटलमेंट, जहां पे हम ऑरल पार्टीशन कर लेते हैं कि आज से ये हिस्सा आपका और आज से ये हिस्सा मेरा। हालांकि इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी तो नहीं देनी पड़ती, लेकिन ये हमेशा झगड़े की फसाद रहती है, बिकॉज ऑरल को अगर आप कहीं लिखेंगे नहीं, यानी अगर वर्बली यानी मौखिक रूप से कहीं पार्टीशन करेंगे, तो जनरली ये फ्यूचर में लिटिगेशन आएगी। भले ही आपके रिलेटिव से नहीं आए, लेकिन जो उनके आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे जरूर आ सकती है। तो मैं आपको ये ऑरल पार्टीशन वाला जो थर्ड तरीका है वो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग फिर भी इसको करते हैं ताकि स्टैम्प ड्यूटी बच जाए और वो अपना काम फास्ट तरीके से कर लें। तो ये तो हो गए 3 तरीके, लेकिन अब जो मैं तरीके की बात कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, और वो ऐसा तरीका है जिसकी हम सब लोगों को बहुत कम जानकारी है। वो है 4th तरीका, यानी मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट
जजमेंट में ये कहा है कि अगर आप फैमिली का मेमोरेंडम बना दें जहां पर आप पार्टीशन के बारे में लिख दें तो ये डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा इन आइज ऑफ लॉ और इसके लिए आपको कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचें, एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप बना लें जिसमें आप सबका हिस्सा तय कर लें और जो आपको गवर्नमेंट को लाखों रुपए की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ रही है वो नहीं देना पड़े, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब उसके बारे में हमको डिटेल में बात करनी पड़ेगी, तो मैं अगला वीडियो उसी पे बना रहा हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट को कैसे ड्राफ्ट करें और उसमें ऐसा क्या लिखें जिससे आपकी स्टैम्प ड्यूटी बच जाए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जहां हम बात करेंगे इस 4 तरीके की डिटेल में कि हाउ टू ड्राफ्ट फैमिली सेटलमेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी इसकी जरूरत है। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट की। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।